हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने किशोरावस्था के कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं हम, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का, किशोरावस्था संबंधी प्रमुख परिभाषाओं का, व किशोरावस्था में दी जाने वाली शिक्षा का। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं आज के इन प्रमुख बिंदुओं के लिए। तो जैसा कि हमारा प्रथम बिंदु क्या है, हमारा विशेषताएं हैं। विशेषताओं में से प्रथम विशेषता की यदि बात करें हम, तो दिया है हमारा शारीरिक या मानसिक विकास पूर्ण पूर्ण, या ये कह सकते हैं इसके लिए कि मानसिक व शारीरिक विकास की क्या होना, इसमें अधिकता होना। क्या होना? अधिकता होना या पूर्ण होना। पूर्ण होना का अर्थ यह है कि लगभग लगभग इस अवस्था में आकर, इस अवस्था का अर्थ ये है कि भाई 12 से भाई 18 वर्ष कि लगभग जब बच्चा किशोर अवस्था की अंतिम पड़ाव की ओर होता है, अंतिम पड़ाव की ओर होता है, मतलब 17वीं या 18वीं वर्ष में जब वह चल रहा होता है, उस समय लगभग लगभग ये पूर्ण विकास हो चुका होता है, उसका शारीरिक या उसका मानसिक। यदि हम बात करें दोनों की, तो शारीरिक या मानसिक दोनों विकास जो हैं उसके वह लगभग लगभग क्या हो रहे होते हैं, अधिकतम हो चुके होते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है हमारी, कल्पना की सजीवता। भाई देखो, कल्पना की सजीवता क्या है? कल्पना की सजीवता का अर्थ ये है कि इस अवस्था का बच्चा कैसा था, एक कल्पना में रहता है हमारे, मतलब क्या, एक दिन में भी क्या स्वप्न देखना, जागते हुए भी क्या करना, स्वप्न देखना। भाई क्या करता है हमारा कि भाई कल्पना में बैठा है नॉर्मली ये, अब क्या है, बैठे बैठे सोच रहा है कि आज मैं डॉक्टर बन जाता तो पूरे गांव का इलाज फ्री करूंगा। मैं डॉक्टर बन जाऊं तो पूरे गांव का इलाज क्या करूंगा, फ्री करूंगा। आप थोड़ी देर में क्या होता है, फिर पड़ता घूमता है दिमाग से, बता यार डॉक्टर नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना चाहिए, जिससे कि मैं गांव के रास्ते हैं, शहर के जो रास्ते हैं, उन रास्तों क्या करूं, उनको अच्छे से बनवा पाऊँ। तो ये क्या है, कल्पना की सजीवता है, ये खोखले आदर्श हैं। खोखले आदर्श भी आते हैं इसमें। खोखले आदर्श का अर्थ ये कि भाई क्या करता, बैठे बैठे सोचता है, काश यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबी मिटा देता। मैं प्रधानमंत्री होता क्या करता, देश से गरीबी मिटा देता। तो ये इस प्रकार के क्या आना, विचारों का आना, दिमाग में विचारों का आना क्या कहलाता है, कल्पना की अधिकता। कि एक ही समय में क्या ना, अनेकों विचार आ जाना और समय के अनुसार भाई कुछ ना कर पाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कल्पना की अधिकता कहलाता है। दूसरी क्या है, अहम की भावना। अब देखिए इसे, अहम की भावना क्या कहता है, अहम की भावना का अर्थ ये है कि इस अवस्था का बच्चा क्या रहता है, एक अहम अपने अहंकार में रहता है। किस में रहता है, अपने अहंकार में, अहम में रहता है कि भाई इस काम को मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा इसके लिए, ये चीज़ मेरी ही है, ये इसे क्यों दे दी, ये स्थान मेरा ही है। जैसे मान लीजिए कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी लड़ जाते हैं टीचर्स के सामने, फाइट करने लगते हैं। जब तक टीचर उठ के उनके पास पहुंचे तो उससे पहले क्या होता है, फाइट हो चुकी होती है या हो जाती है। क्या करता है बच्चा, ये पहली सीट पर बैठा ही कैसे, ये पहली सीट तो मेरी है, इस पर तो सिर्फ मैं ही बैठूंगा, यहाँ तो मेरा ही हक है। ये क्या, ये उसका अहंकार है। मैं 20 में से 20 लाता हूँ, कोई ला ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ, बस किसी की बस का ही नहीं कोई ले आए। मेरे अंदर ही इतना दिमाग है, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, कोई कर ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार की भावना जो है, भावना किस में होती है, हमारी किशोरावस्था में अधिक होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अहम की भावना होना। क्लियर पॉइंट। अगला क्या है, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी का अर्थ यह है कि इस अवस्था का बच्चा चाहता है खर्चे तो क्या हो, बड़े बड़े खर्चे हों। खर्चे क्या है मेरे, बहुत बहुत बड़े हों, लेकिन क्या है, पॉकेट में क्या है, 50 रुपये है हमारे पॉकेट में, क्या है, 50 रुपये हैं। अब खर्चे चाहते हैं कि 5,000 क्यों, मेरा दोस्त इस रेस्टोरेंट में जा रहा है, मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी यहाँ घूमूँ, मैं भी भागूँ, मैं भी KTM से घूमूँ, कि मैं ये बाइक ले लूँ, मैं वो बाइक ले लूँ। और चलने के लिए क्या है, साइकिल है। तो क्या, इस अवस्था का बच्चा भाई डिपेंड किस पर होता है, डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। डिपेंड किस पर होता है, पेरेंट्स पे डिपेंड है। पेरेंट्स से जितना मिलेगा उसे भाई उसका करेगा, उतना ही खर्च करेगा। लेकिन उसकी जो आवश्यकता है वो क्या होती है, बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी आवश्यकता पूर्ण ना होने की वजह से अपने आप को क्या महसूस करता है, वो एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, एक आर्थिक तंगी की भावना उत्पन्न होती है कि काश मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास इतना रुपये भी नहीं है, एक बाइक भी नहीं है। तो क्या कहते हैं इसे, इस अवस्था को कहते हैं आर्थिक तंगी की आयु, आर्थिक तंगी की उम्र, या आर्थिक तंगी की अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, अगला है कैरियर की चिंता।
मतलब भविष्य की चिंता। इस आयु का बच्चा भाई अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचता है कि आखिर यार मैं क्या करूं, मैं इस लाइन में जाऊं, इसमें जल्दी सफलता मिलेगी, या भाई डॉक्टर की लाइन में जाऊं, इंजीनियर की लाइन में जाऊं, या मैं किसी अन्य क्षेत्र में जाऊं, मैं किस क्षेत्र में जाऊं जिससे क्या हो आसानी से कम समय में मुझे क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। तो इससे संबंधित क्या रहता है उसके दिमाग में, भाई विचार चलते रहते हैं जो क्या रहते हैं उसके करियर से संबंधित होते हैं, जो उसके करियर से संबंधित होते हैं कि मैं भाई भविष्य में क्या करूं, जल्दी से क्या हो जाऊं, सफल हो जाऊं। इसे कहते हैं जो क्या, कैरियर की चिंता होना, जो कि किसके अंदर ज़्यादा होती है, किशोर अवस्था के बालक के अंदर अधिक होती है। बालक या बालिका किसी कह सकते हैं हम। ठीक। अगला क्या है, संवेगों की अधिकता। जैसे मैंने बताया आपको कि संवेग क्या है, बहुत संवेग, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। चांद को भी जानता है, तारों को भी जानता है, पृथ्वी को भी जानता है। और क्या है कि मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा। हालांकि पता है कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा तुम्हारे लिए, कि तुम चांद हो, तुम चांद जैसे हो या जैसी हो, कुछ ही मान सकते हैं इसके लिए। तो जैसी हो या जैसे हो, तो चांद तारे तोड़ के लाना संभव नहीं है ना, लेकिन एक संवेग है उसके, ये संवेग क्या कह रहा है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की भावना क्या होना, इसे कहते हैं संवेगों की अधिकता होना। क्लियर पॉइंट। अगला क्या है हमारा, अगला है अपराध प्रवृत्ति की संभावना। जैसे कि मैंने बताया आर्थिक तंगी, इसे इससे रिलेट करके समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके लिए। जैसे क्या है आर्थिक तंगी, अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे बालक के लिए यदि उसकी आवश्यकता के अनुसार पैसा ना मिले, धन ना मिले, तब वह क्या करता है, किसी अपराध में जाने की क्या रहती है उसकी एक संभावना बनी रहती है कि कहीं चोरी ना कर ले। ठीक है, चोरी करते करते किसी का मर्डर ना कर दे, कोई बड़ा अपराध ना कर दे। तो इसकी संभावना बनी रहती है किसमें, किशोरावस्था के बालक के अंदर। पॉइंट क्लियर। आइए अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता क्या है हमारी, स्थिरता का अभाव। देखिए स्थिरता का अभाव का अर्थ होता है कमी। अभाव क्या था हमारा, कमी, कि भाई इस अवस्था का बच्चा स्थिर नहीं हो पाता, मतलब एक स्टेबल नहीं हो पाता कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। कभी यदि मान लीजिए भाई लगभग 18 वर्ष है, 12 से 18, तो इसमें क्या है लगभग वो 12th कर चुका होता है। लगभग क्या होता है भाई 12th कर चुका होता है। अब इसके बाद उसके सामने विभिन्न विकल्प होते हैं। भाई कुछ उसके जो मित्र हैं, उसकी जो पूरी मित्र मंडली है, उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ क्या रहे होते हैं हमारे कि भाई किसी तो कोई बीटेक की लाइन में जा रहा है, तो कोई बीएससी कर रहा है, तो कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई अन्य कोर्स कर रहा है, कोई अन्य डिग्री में एडमिशन ले रहा है, कोई किसी डिप्लोमा में एडमिशन ले रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। अब बच्चा क्या रहता है, एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है कि इस समय उसके सामने विभिन्न विकल्प होते हैं। अब वह अपने आप को माइंड सेट नहीं कर पाता, स्टेबल नहीं हो पाता कि आखिर में क्या क्या सही डिसीजन लूं। तो ये सही डिसीजन ना ले पाना, सही निर्णय ना कर पाना क्या कहलाता है, उसका स्थिरता का अभाव कहलाता है। कि आखिर भाई स्थिर नहीं हो पाता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। आई होप आपके लिए ये 8 जो विशेषताएं ये समझ आई होंगी। चलिए अगली विशेषता के बारे में जानते हैं। देखिए अगली विशेषता देखते हैं हमारी। तो अगली विशेषता क्या है हमारी, अगली विशेषता है कि आत्महत्या की भावना। अगली क्या है, आत्महत्या की भावना। अब जो होता क्या है, जैसे बताया मैंने कि यह अवस्था कैसी है, संघर्षी है, तूफानी है, तनाव की अवस्था है। भाई समाज का, परिवार का तनाव रहता है बहुत ज़्यादा कि बेटा बहुत जल्दी तुम्हें क्या रहना है, सफल होना है। बहुत एक दबाव बना रहता है। अब इस दबाव के तनाव के बीच बच्चा करता है संघर्ष। उस संघर्ष करने के दौरान यदि उसके हाथ लगे क्या, असफलता, यदि क्या लगे, उसके हाथ लगे असफलता, तो ये असफलता मिलने पर उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि इतना संघर्ष, इतनी मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया, कुछ नहीं रखा अब इस जीवन में, मैं क्या करूं, आत्महत्या ही कर लूं। तो ये ऐसी भावना उत्पन्न होती हैं तब कि जब उसके ऊपर दबाव हो, उस दबाव की वजह से बच्चा क्या रहे, तनाव में रहे, उस तनाव के साथ वह संघर्ष करता रहे, संघर्ष करता रहे, और संघर्ष करने के बाद भी उसे क्या ना मिले, सफलता ना मिले। उस कंडीशन में जाके क्या होता है,
बच्चे के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की भावना। इसकी संभावना अधिक बनी रहती है किशोरावस्था के बालक के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि करियर की चिंता, अभी क्या था, करियर की चिंता, अब करियर की चिंता में वह क्या कर रहा है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है और सफल नहीं हो पा रहा, तो कभी कभी उसके अंदर ये भावना भी क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। अगला क्या है, घनिष्ठ या व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ का मतलब क्या, बहुत क्लोज। व्यक्तिगत का अर्थ होता है किसी एक से या किसी व्यक्ति विशेष से। अब देखते हैं हमारे और आपके करीब, जैसे ये 12 से 18 वाला जो बच्चा है, मान लीजिए कि इसके करीब क्या है, कक्षा में 40 छात्र हैं, तो 40 के 40 क्या उससे घनिष्ठ होते हैं, कि सब क्लोज उसके फ्रेंड होते हैं, नहीं होते ना। घनिष्ठ मित्र कुछ ही होते हैं। तो क्या ये भावना उसके अंदर होती है कि भाई जिससे उसका नेचर मिलता है, जिससे उसका नेचर मिलता है, उसके क्या करता है, भाई अपना एक प्रिय मित्र बना लेता है। इस भावना को क्या कहते हैं, उसकी घनिष्ठ मित्र या व्यक्तिगत मित्रता की भावना कहते हैं, या व्यक्तिगत मित्रता का गुण विशेषता कहते हैं इसके लिए। अगला क्या है, समूह भावना या समूह को कर देना, महत्व देना। जैसे मान लीजिए परिवार में जब बच्चा सबके साथ बैठा होता है, उस समय यदि उसके जो समूह है, उसकी मित्र मंडली है, मित्र मंडली से यदि कोई आवाज़ दे दे कि राहुल बाहर आओ, तो क्या होता है, भाई भागते हुए कहता है बाहर जाता है तुरंत। भाई उस समय परिवार उसे रोकता होगा भले ही कि बेटा तुम्हारे लिए ये काम है, अपना ये काम कर लो, या तुम्हें यहाँ जाना वहाँ जाने के, क्या होता है, इस कंडीशन में सबसे महत्व ज़्यादा किसे देगा, वो अपने जो मित्र मंडली है उस समूह को ज़्यादा महत्व देता है अन्य सभी की तुलना में। अन्य सभी का अर्थ ये है, चाहे वह परिवार हो, ठीक, चाहे वह समाज हो या कोई अन्य हो हमारे, लेकिन उसमें क्या है, जब उसके समूह ने, जो उसका ग्रुप है, यदि उस ग्रुप में उसे जाना है, ग्रुप ने बुलाया है उसके लिए समूह ने, तो सबसे ज़्यादा महत्व किसे देगा, भाई समूह को महत्व देता है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक भावना भी होती है समूह बनाने की, मतलब अकेला ना रहकर क्या होता है कि समूह में मैं रहूं, समूह में चलूं, समूह में बैठूं। क्लियर पॉइंट। अगली क्या है, मादक पदार्थों के सेवन की संभावना। अब भाई देखिए, इसके बहुत से जरिए हैं, बहुत से स्रोत हैं, जिन स्रोतों से बच्चा मादक पदार्थों की सेवन करने लगता है। जैसे भाई बहुत से मूवीज़ आ रही हैं कि मूवीज़ में देखता है कि सलमान खान इस प्रकार से सिगरेट का यूज़ कर रहा है, ये इस सिगरेट का यूज़ कर रहा है। अब बच्चा क्या करता है, सलमान खान के जैसे ही सिगरेट का यूज़ करना चाहता है। सलमान खान जैसे सिगरेट यूज़ तो नहीं कर पाता, लेकिन भाई क्या होता है, उसे एक लत लग जाती है किसकी, एक मादक पदार्थ की। और साथ साथ यही नहीं भाई, कभी कभी इससे बड़े स्तर के भी जो हमारे ऐसे मादक पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों का क्या करने लगता है, भाई उनका सेवन करने लगता है इस आयु में जाकर। तो इस आयु में संभावना बनी रहती है कि बच्चा मादक पदार्थों के प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए, आकर्षित ना हो जाए, क्योंकि एक बार यदि लत लग जाती है तो बहुत मुश्किल हो पाता है कि उस लत को क्या छुड़ा पाना। क्लियर पॉइंट। अगला क्या है, वीर पूजा की भावना। देखो वीर पूजा की भावना का अर्थ ये होता है कि वीर पूजा का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा एग्जांपल एक, कि कक्षा में आपने देखा होगा कि सपोज आप 8th क्लास में रहे, कि 8th क्लास में आपने देखा कि भाई सपोज आपका मैथ वीक है, तो जिसका मैथ अच्छा था आप क्या करते थे, उसके पास बैठना, भाई उससे क्या करना, थोड़ी हाजी हुजूरी करना, उसके जैसे चमचागिरी करना, क्या ना, उस चमचागिरी करना कि भाई मैं आपके लिए बोतल ले आऊँ, मैं आपको, भाई मेरा लंच कर लो, कि भाई मेरा ये कर लो, मेरा ये काम कर लो। क्यों? क्योंकि जिससे आपको क्या था, जब मैथ का पेपर होगा या टेस्ट होगा तो ये क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा और मैं बच जाऊँगा। तो ये क्या, एक समूह के मुखिया के प्रति क्या होना, अपनी सहानुभूति दिखाना, व उससे अपने काम निकालना, उसके प्रति क्या करना, एक चमचागिरी करना, एक ऐसी भावना कहलाती है, उसकी वीर पूजा की भावना कहलाती है कि जो समूह का मुखिया है, उस मुखिया के प्रति क्या हो, आप बहुत ज़्यादा एक स्नेह दिखाएं, जिससे कि आपका क्या हो पाए, फायदा हो पाए। अगली क्या है, विषमलिंगी प्रेम। अब देखिए विषमलिंगी प्रेम का कारण क्या है, तो विषमलिंगी प्रेम का कारण ये रहता है हमारा, क्योंकि इस अवस्था में आकर जो काम वासना शक्ति है, वह काम वासना शक्ति क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जैसा कि बाल्य में क्या था, निष्क्रिय थी, तो बाल्या में निष्क्रिय होने की वजह से बाल्यावस्था का बालक, यदि बालक है तो बालकों के साथ ही खेलना पसंद करेगा, लेकिन जो बालिका है, बालिका बालिका के साथ खेलना पसंद करेगी। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में काम वासना की जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है हमारी, जो काम वासना, काम वासना की जो शक्ति है, ये शक्ति क्या हो जाती है, सक्रिय। ये क्या हो जाती है हमारी, सक्रिय। तो ये सक्रिय होने की वजह से
क्या होता है, बालक बालिका के प्रति, मतलब लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़का के प्रति क्या होने लगती है, अट्रैक्ट आकर्षित होने लगती है। इसे कहते हैं विषमलिंगी प्रेम होना। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं हमारी, जिनसे अधिकांश प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं टेट एग्जाम में हमारे। आई होप आपके लिए ये सब समझ में आई होंगी। यदि किसी को किसी भी विशेषता में या इनके उपनामों में, शारीरिक मानसिक विकास संबंधी किसी भी बिंदु में यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है आपके, ठीक है। आपका पूरा समस्या का समाधान किया जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इनकी प्रमुख परिभाषाओं के बारे में कि प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं हमारी। उसके बाद जानेंगे हम शिक्षा के बारे में और किशोर अवस्था हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। आइए देखते हैं प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या हैं। ये पहली परिभाषा है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी परिभाषा। पहली है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं? देखिए किलपैट्रिक महोदय का मानना ये था, किलपैट्रिक ने कहा कि किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल क्यों? इनका मानना ये था कि जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में यदि बच्चा अपने गुणों के साथ अपने गुणों का विकास करते हुए व अब गुणों का नाश करते हुए यदि सही सलामत गुजर गया, यदि सही सलामत क्या हुआ, वह गुजर गया, तो समझ लो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। इनका मानना ये था कि यही एक सबसे कठिन काल है। क्यों? क्योंकि इस काल में गुणों के साथ साथ बहुत से अवगुण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, विकसित होते हैं बच्चे के अंदर, ये विकास करते हैं अपना। तो यदि उन अवगुणों से बचकर क्या हुआ, वह निकल गया, तो आराम से क्या करेगा भाई, अपने जो आगे का भविष्य है उसका अच्छे से निर्धारण कर पाएगा हमारा। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे कुल्लहन महोदय की। दूसरी परिभाषा किसकी है? कुल्लहन, ठीक है। कुल्लहन क्या कहते हैं? कुल्लहन का मानना ये था कि किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच की क्या है, संधि है। इनका मानना ये था कि जो किशोरावस्था है वह क्या है, संधि। संधि का मतलब एक जोड़, संधि का मतलब क्या है, जोड़। अब देखिए कैसे, ये रही हमारी कौन सी, बाल्यावस्था। ये रही हमारी कौन सी, इसके बाद कौन सी आएगी हमारी, यहाँ कौन सी आएगी, किशोरावस्था। ये आ गई हमारी किशोरा, और इसके बाद कौन सी आती है हमारी, प्रौढ़ावस्था। इसके बाद कौन सी आती है हमारी, प्रौढ़ावस्था। देखिए ये कह रहा है प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था के बीच, इन दोनों को जोड़ने वाली जो अवस्था है वह हमारी क्या है, कौन सी, किशोरावस्था है। अर्थात इन दोनों के बीच की क्या है, संधि है, जंक्शन है। ये क्या है हमारी, इन दोनों के बीच की एक संधि है। ये किसका मानना है, हमारे कुल्लहन महोदय का। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक कहते हैं ये एक सबसे कठिन काल है, यदि इस काल से बच्चा सही सलामत गुजर गया तो एक बहुत अच्छा इंसान बनता है, यह अच्छा इंसान बनेगा। जबकि कुल्लहन महोदय कहते हैं कि भाई जो बाल्यावस्था है और जो प्रौढ़ावस्था है, इन दोनों अवस्थाओं को जोड़ने वाली बीच की अवस्था है भाई क्या है, हमारी किशोरा अवस्था है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आई होंगी। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है हमारी स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? स्टेनले हॉल, देखिए स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? स्टेनले हॉल का मानना यह है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध व क्या है, तूफानों की अवस्था है। इनका मानना यह था कि किशोरावस्था कैसी है, बड़े संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, दबाव की अवस्था है व तूफान।
इनका मानना ये था कि इस अवस्था में संघर्ष सबसे ज़्यादा रहता है बच्चे का अपने भविष्य के प्रति, बहुत बड़ा तनाव में रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने मन का करूं, परिवार के मन का करूं या समाज के मन का करूं। इसके साथ एक दबाव रहता है उसका कि मुझे इस रास्ते पर चलना ही है, मन है या नहीं मुझे ये करना ही है। ठीक है, बाकी क्या रहता है, जीवन में एक तूफान आता रहता है, तूफान की कभी इस ओर कभी उस ओर, मुझे ये करना चाहिए मुझे वो करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये क्या है उतार चढ़ाव के रूप में ये क्या आता है, उसके बार बार तनाव आता है। ये मानना है स्टैनले हॉल का कि इस अवस्था में बच्चे की संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, उसके ऊपर क्या है भाई दबाव रहता है, और क्या रहता है उसके भाई विरोध रहता है, उसके जीवन क्या रहता है एक विरोध रहता है। वह विरोध उसका समाज से हो सकता है, उसके परिवार से हो सकता है, उसकी सोच से हो सकता है, उसके मित्र से हो सकता है, किसी से भी क्या रहता है भाई एक विरोध बना रहता है उसके और अन्य क्षेत्रों की तुलना में या उनके बीच में। क्लियर पॉइंट। अगली परिभाषा देखते हैं, ये किसकी थी हमारी, ये है स्टेनले हॉल महोदय की। अगली परिभाषा है रॉस की। रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। अगली किसकी हमारी, अगली है रॉस महोदय की। अगला देखिए परिभाषा नंबर 4, रॉस। रॉस का मानना यह था कि ये अवस्था क्या है, ये हमारी क्या है पुनर्वर्तन काल है। ये क्या है पुनर्वर्तन काल है किसका, तो भाई शैशवावस्था का, शैशवावस्था का। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शैशवावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक या कह सकते हैं इसे कि तेज होता है, गति क्या होती है भाई। इनका मानना यह था कि जिस प्रकार शैशवावस्था में शारीरिक विकास मानसिक विकास कैसे होते हैं हमारे, बड़े तीव्र होते हैं, एक तेजी से होते हैं, उसी प्रकार जो किशोरावस्था है, उसी प्रकार जो कि किशोरा अवस्था है, इस अवस्था में भी क्या होते हैं मानसिक व शारीरिक विकास हमारे तेज रहते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति होती है फिर से। तो एक बार फिर पहली अवस्था का तीसरी अवस्था में जाके क्या होना, पहली अवस्था के जितने गुण हैं लगभग अधिकतम गुणों का क्या होना किशोरावस्था में पुनर्वर्तन होना, मतलब उसका रिपीट होना क्या कहलाता है, उसका पुनर्वर्तन काल कहलाता है। सामान्य किसका, हमारे रॉस महोदय का। आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होंगी ये चारों। चलिए और देखते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। आइए अगली देखते हैं। अगली है क्रो एवं क्रो। क्रो परिभाषा नंबर 5, क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं महोदय, इनका मानना यह है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है। ठीक, व आशा को क्या करती है, भविष्य की आशा को प्रदर्शित करती है। देखो इनका मानना ये था कि जो किशोर है वह किशोर ही क्या है हमारी वर्तमान की शक्ति है, किशोर ही क्या है हमारी वर्तमान की शक्ति है, व यही क्या है हमारे भविष्य की शक्ति है, ये हमारे क्या है भविष्य की शक्ति है। और भविष्य की जो आशा है, मतलब जो भविष्य है, भविष्य किस पर निर्भर करता है, हमारे किशोर अवस्था पर निर्भर करता है कि जो किशोर की अवस्था, एक किशोर जो है कि ये किशोर अवस्था जो है, ये अवस्था ही क्या कहती है, ये अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। यही क्या है हमारी वर्तमान की शक्ति भी यही है और भविष्य की शक्ति भी क्या है यही है। यदि एक किशोर का अच्छा पालन पोषण हो जाए, ये क्या हो अच्छा पालन पोषण हो जाए, तो क्या रहता है वर्तमान के साथ साथ उस बालक का व उस राष्ट्र का क्या होगा अच्छा विकास संभव है या विकास हो पाएगा। आई होप आपकी परिभाषा समझ में आई होंगी। चलिए और देखते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। अगली है परिभाषा हमारी कौल सैनिक महोदय की। अगली कौन सी हमारी कौल सैनिक महोदय, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कौल सैनिक महोदय की भी। परिभाषा आपको दिख रही होगी नंबर 6, कौल सैनिक। ठीक, कौल सैनिक महोदय क्या कहते हैं, कौल सैनिक महोदय की परिभाषा में पढ़ रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। इनका मानना ये था कि किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है, उसे लगता है कि बुजुर्ग उसी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। तो इनका मानना ये था कि इनका मानना ये था कौल सैनिक महोदय का
कि किशोर को ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग हैं, इनका मानना क्या था, इनका मानना ये था कि किशोर को लगता है कि जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग क्या हैं, उनके रास्ते की एक बाधा हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी, कि उनकी जो स्वतंत्रता है, किशोर की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का क्या करते हैं, वह हनन करते हैं। अब देखिए किस प्रकार, जैसे बच्चा यदि अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहा है और यदि वह गलत है, किशोरावस्था का बालक कुछ ऐसा करना चाह रहा है या ऐसा करने कुछ जा रहा है, जैसे मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए आप कि एक बच्चा रात के 10 बजे एक पार्टी में जाना चाहता है किशोरावस्था का, तो किशोरावस्था का बालक जो रात के 10 बजे जाना चाहेगा, जैसे तैसे करके यदि उसने अपने माता पिता से क्या किया, परमिशन ले भी ली, परमिशन उसने ले भी ली, तब तक देख लिए जाते हुए किसी ने, दादाजी ने या दादी जी ने, रुको कहाँ जा रहे हो, अब बताएंगे भाई 10 बजे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाओगे आप, 10 बजे से समय है कोई जाने का। अब क्या होता है, उस समय पे किशोर क्या आता है, समझता है काश अगर ये नहीं होते यहाँ पे, ये बुढ़ो ना हो या ये बुढ़ो ना हो, तो क्या हो, मैं अब कब तक यहाँ से चला गया होता या मैं चला जाता। क्या होता है, इस कंडीशन क्या समझता है वो अपनों, क्या वह समझता है कि ये बुजुर्ग क्या है, मेरी बाधा बन रहे हैं मेरे जाने में, ये मेरे द्वारा कृत कार्य है उसमें क्या बन रहा है, ये बाधा बन रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, स्वतंत्रता का हनन। स्वतंत्रता का नहीं ये कि वह 10 बजे जाना चाह रहा था, वह क्या है, स्वतंत्र है, कि यदि बुजुर्ग ना हो तो मैं क्या था, मैं स्वतंत्र था, तो मेरी स्वतंत्रता का हनन कौन कर रहा है, ये बुजुर्ग कर रहा है, जो बुजुर्ग। इसलिए जो किशोरावस्था का बालक है वह बुजुर्गों को क्या मानता है, अपनी रास्ते का कांटा, बाधा या अपनी स्वतंत्रता का क्या समझते हैं भाई, हनन समझते हैं, कि ये लोग हमारा क्या करते हैं, हनन करते हैं। क्लियर आपके लिए। चलिए और देखते हैं, एक परिभाषा है अभी वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय का मानना क्या था, वुडवर्थ, वुडवर्थ, देखिए वुडवर्थ का मानना ये था, इन्होंने बताया कि 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। इनका मानना यह था कि एक बालक का जो मानसिक विकास है वह लगभग 15 से 20 वर्ष तक क्या होता है, अपने उच्चतम या अपने शिखर तक क्या होता है, पहुंच चुका होता है या पहुंच जाता है। अर्थात एक बालक का मानसिक विकास जितना होना होता है या उसके उच्चतम जो बिंदु है, शिखर बिंदु जो है, वह क्या होता है, लगभग वह 20 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थीं, जिन परिभाषाओं का अध्ययन हमने आज किया। इस क्रम में बस एक बिंदु रह गया है हमारा, जिसे कहते हैं क्या, शिक्षा। एक बिंदु क्या रह गया हमारा, एक शिक्षा रह गया है। चलिए उसे भी हम देख ही लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये किशोर अवस्था, एडोलसेंस, 6 से 12 वर्ष, इसके साथ साथ हम विकास की अवधारणा का समापन आज कर देंगे। इसके बाद बहुत जल्द हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए आइए आगे जानते हैं शिक्षा। अब देखिए शिक्षा क्या क्या है, जैसे बच्चे को हम क्या दें, बच्चे को क्या दें हम, यौन शिक्षा, बच्चे को क्या दें, यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, और यदि हम बात करें क्या, नैतिक शिक्षा, बात करें और हम तो किसकी, शारीरिक शिक्षा आदि। अर्थात देखिए क्या कहते हैं, एक एक करके जानते हैं सारे। कहता है शिक्षा, जैसे मानना ये है कि भाई इस अवस्था के बालक के लिए, किशोर अवस्था के बालक के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाए उसमें क्या हो, यौन शिक्षा भी हो। कारण क्या है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बालक या बालिका बहुत से यौन रोगों को शिकार हो जाते हैं, लेकिन वह शर्म की वजह से, वह शर्म की वजह से या किसी अन्य कारणों से उनका क्या करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या माता पिता से शेयर नहीं करते, और ऐसा कारण या ऐसा करने से भविष्य में वही क्या होता है, वही समस्या बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो,
इसलिए बच्चों को क्या दी जाए, यौन शिक्षा दी जाए भाई, परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा उनको क्या हो, शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि यदि कोई कारण बनता है या किसी समस्या से का सामना बच्चा कर रहा है तो उस समस्या को क्या हो, अपने माता पिता के साथ शेयर कर सके, जिससे कि समय रहते उसे एक उचित उपचार मिल सके और बच्चे समस्या का समाधान हो पाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस आयु के बच्चों के लिए यौन शिक्षा की क्या दिया है, प्रेरणा दी जाए या यौन शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। आइए दूसरी जानते हैं, दूसरी क्या है हमारी, दूसरी है हमारी व्यावसायिक शिक्षा। अब देखिए होता क्या है, यदि हम जनरली बात करें अपने देश की, भारत की, तो भारत में अगर केरल को छोड़ दें, अगर केरल की बात ना करें हम, केरल को छोड़ते हुए, तो अन्य राज्य जो भी हैं हमारे, अन्य क्षेत्रों में क्या है, अन्य क्षेत्रों में यदि हम 10th भी कर लें तो लगभग ही अनपढ़ के समान ही माने जाते हैं, या 10th के लेवल की कोई जॉब नहीं है, या 10th के लेवल पे हम नॉर्मल गवर्नमेंट को ना देखें, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्राइवेट जॉब की यदि बात करें तो प्राइवेट जॉब में 10th लेवल क्या है, कोई जॉब ही नहीं है हमारे लेवल की। तो हमारे लेवल की जॉब ये क्या है, ये व्यावसायिक शिक्षा से क्या है, अलग है हमारा। अर्थात कहने का सेंस ये है कि इस आयु की जो बालक है या बालिका है, उनको शिक्षा के साथ साथ उनको जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्या हो, एक व्यवसाय मतलब बिजनेस भाई, उसे क्या हो, उसको सॉफ्टवेयर संबंधी है, हार्डवेयर संबंधी है, अन्य फिटर वगैरह हैं हमारे, मैकेनिक वगैरह हैं, कि इनके भी क्या दिया है, उनके लिए प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे कि वह क्या हो, भविष्य में अपना व्यवसाय चला पाएँ। क्लियर पॉइंट। अगली क्या है, नैतिक शिक्षा, कि भाई बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको नैतिक ज्ञान भी दिया जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सिर्फ यही नहीं कि रटंत विद्या का अध्ययन ना करा के उन्हें क्या कराया जाए, उन्हें नैतिक शिक्षा का क्या कराया जाए, हमारा ज्ञान दिया जाए। अगली कौन सी है, शारीरिक शिक्षा। भाई शारीरिक शिक्षा भी क्या कहती है, शारीरिक शिक्षा बताती है कि बच्चों के लिए समय के अनुसार क्या है, उनको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उन्हें शारीरिक विकास उनका होना चाहिए। इन प्रमुख बिंदुओं को क्या हो, उनको अवगत कराएं, किसके माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। और आइए और जानते हैं इसके बारे में। जैसे अगला क्या है, उसे हम क्या दें, अमूर्त शिक्षा दें, अमूर्त शिक्षा। अब जैसे एक सहस्रावस्था के बच्चे से आप यदि कहो कि बेटा कक्षा में यदि मान लीजिए एक शिक्षक कहता है कि बेटा मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं, भाई नहीं तो नहीं सर जी, मैं तो कक्षा में बैठा हूँ। क्या कहेगा, नहीं सर मैं तो कक्षा में बैठा हूँ। ठीक है, तो भाई किशोरावस्था का वाला क्या है, एक अमूर्त चिंतन कर सकता है। मान लीजिए उसने कहा कि राम ने एक्स वस्तु क्या दी, श्याम के लिए एक्स वस्तु दी, इस पे 10% ब्याज लगाया, उसे कितनी धनराशि मिली। तो इस प्रकार से क्या है, एक अमूर्त चिंतन। ये क्या है, ये अमूर्त चिंतन, मतलब जो समक्ष नहीं है या जो सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा क्या कर पाए, आसानी से चिंतन कर पाए, विचार कर पाए। इसलिए उसे क्या दी जाए, उसे अमूर्त चिंतन की शिक्षा दी जाए। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे हमारे, जिन बिंदु को हमने आज जाना। ये किशोरा अवस्था का लगभग आज क्या हो गया, हमारा समापन हो गया है हमारा। हमने 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया विकास की धारणा में, कि देखो विकास क्या है, विकास में शैशवावस्था क्या है, समय क्या है, बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था का समय क्या है, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था का समय क्या है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे हमारे, जिन बिंदुओं का हमने क्या किया, अध्ययन किया। और आज हमारा ये चैप्टर विकास की अवधारणा, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले लेक्चर में लेब बाइगोस्ट की, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अधिगम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिए, जिससे कि इनका लाभ सभी को मिल सके। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।